Hello everyone, this is chapter number 3 of RCD, which is class action suit. So what exactly is a class action suit? Let's start with that. Class action suit हमारे मॉड्यूल के हिसाब से is a suit in which there are large group of people having similar injury carried by same person collectively. They can collectively bring a claim to court represented by one or more persons. सिंपल भाषा में देखें तो ये एक ऐसा सूट है जिसके अंदर बहुत सारे पीपल मतलब एक ग्रुप ऑफ पीपल को सेम पर्सन से सेम ग्रीवियंस है। बहुत सारे लोगों को एक पर्सन से एक ही तरीके की दिक्कत है, एक ही दिक्कत है, और अब वो सारे ना जाकर उनके बिहाफ पे कोई एक पर्सन या कुछ पर्सन उन सब के बिहाफ पे जाके केस फाइल कर रहे हैं। इसी वजह से इसे रिप्रेजेंटेटिव एक्शन सूट भी बोला जाता है। ठीक है, अब ये आता है इसकी नीड क्या है, इसके रीजंस क्या है, इसका रेशनल क्या है। तो भैया सबसे पहले तो ये प्रोटेक्ट करता है इंटरेस्ट ऑफ मेंबर्स को। दूसरा, ये डुप्लीकेशन ऑफ लिटिगेशंस को रिड्यूस करता है। सिंपल सी बात है, अगर बहुत सारे लोग केस फाइल करेंगे, हर कोई अलग अलग केस फाइल करेगा अलग अलग कोर्ट्स में, तो वो बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़ केसेस बढ़ जाएंगे। हर एक हो सकता है अलग अलग जजेस का डिसीज़न भी अलग आ जाए, ज़रूरी नहीं है सारे जज का डिसीज़न सेम आए। तो ये उन सबको अवॉइड करता है। ठीक है, मेन हमारा आता है इसमें सेक्शन 245, 246 के अंदर पेनल्टी है, वो भी देख लेंगे। इसके बाद आता है एवोल्यूशन इन इंडिया। इंडिया में क्लास एक्शन सूट का कॉन्सेप्ट कैसे आया। तो एक केस हुआ था सत्यम फिएस्को का। सत्यम का केस आप सबको पता होगा। उस केस के बाद से ही इंडिया में क्लास एक्शन सूट के लिए एक नीड को देखा गया। तो उस केस में ऐसा क्या हुआ था सर, उस केस में जो स्कैम हुआ था उसके बाद अमेरिकन डिपॉजिटर्स जो थे उनको तो उनका सेटलमेंट क्लेम मिल गया था, क्योंकि उन्होंने क्लास एक्शन सूट में केस फाइल कर दिया था। बट इंडियन इन्वेस्टर्स के पास ऐसा कुछ नहीं था, तो उस वजह से उनको अपना जो हमारे मॉड्यूल में लैंग्वेज में लिखी है वो यही है कि इंडियन इन्वेस्टर्स हैड टू सी देयर मनी गो डाउन। सो उनकी धन संपत्ति खाई में गिर रही थी और वो कुछ नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, इसके बाद आया कि जो जे ईरानी थे उन्होंने एक कंपनी लॉ की कमेटी को हेड किया और 2009 में उन्होंने इस प्रोविज़न को अपने बजट में रखा और उसके बाद वो बिल में आया। अब टाइप्स क्या होते हैं क्लास एक्शन सूट के। सबसे पहला होता है एम्प्लॉयज़ क्लास एक्शन सूट, सेकंड होता है कंज्यूमर क्लास एक्शन सूट, थर्ड होता है सिक्योरिटीज़ क्लास एक्शन सूट। एम्प्लॉयज़ क्लास एक्शन सूट एज द नेम सजेस्ट, अगर बहुत सारे एम्प्लॉयज़ जा रहे हैं एक केस को लेके तो वो एम्प्लॉयज़ क्लास एक्शन सूट हो जाएगा। अगर कंज्यूमर जा रहे हैं तो कंज्यूमर क्लास एक्शन सूट, सिक्योरिटी होल्डर जा रहे हैं तो सिक्योरिटीज़ क्लास एक्शन सूट। क्या क्लास एक्शन सूट का कॉन्सेप्ट कंपनीज एक्ट में सिर्फ सेक्शन 245 में ही है या ऐसा कोई और सेक्शन भी है जो हमें इससे डील कराता है। तो कह रहे हैं सेक्शन 37 है एक, वो भी इस चीज़ से डील करता है। सेक्शन 37 क्या है, 37 सेक्शन हुआ है वो प्रॉस्पेक्टस के बारे में बोलता है कि अगर एक कंपनी ने अपने प्रॉस्पेक्टस में कुछ गलत लिखा है या अपने प्रॉस्पेक्टस में कुछ ओमिशन करा है या अपने प्रॉस्पेक्टस में कुछ इंक्लूजन करा है या इंक्लूजन मतलब गलत इन्फॉर्मेशन दी है या कुछ भी मिस स्टेटमेंट करी है, तो उनके ऊपर भी क्लास एक्शन सूट के साथ साथ जितने भी ग्रुप ऑफ पीपल हैं या पर्सन अफेक्टेड हैं वो जा सकते हैं, एज अ क्लास एक्शन सूट लेके जा सकते हैं। बट यही है कि वो सेक्शन 34, 35, 36 में लेके जाएंगे। अब ये तीनों सेक्शन क्या हैं। सेक्शन नंबर 34 बोलता है क्रिमिनल लायबिलिटी फॉर मिस स्टेटमेंट इन प्रॉस्पेक्टस। मतलब कि अगर आपने प्रॉस्पेक्टस में कोई भी मिस स्टेटमेंट करी है, कुछ गलत लिखा है, तो उससे आपको क्रिमिनल लायबिलिटी लग सकती है। लैंग्वेज देखते हैं इसकी क्या है। वो कह रहे हैं देखो, प्रॉस्पेक्टस भले आपने इशू करा है, सर्कुलेट करा है या डिस्ट्रीब्यूट करा है, अगर उसमें इंक्लूड है कोई अनट्रू या मिसलीडिंग स्टेटमेंट या उसमें कोई इंक्लूजन है या ओमिशन है विच इज़ लाइकली टू मिसलीड, तो इस केस में जो भी इन्वॉल्व है पर्सन उनके ऊपर 447 की पेनल्टी लग सकती है। 447 की पेनल्टी क्या होती है, 447 की पेनल्टी वैसे तो अभी हम आगे देखेंगे, बट वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। सबसे पहला है कि क्या आप ने कोई पब्लिक इंटरेस्ट को मतलब कोई ऐसा काम किया जिसमें पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व था, नहीं, तो वहाँ पे एक लिमिट दी गई है। अगर वो लिमिट के ऊपर हो तो आप पे पेनल्टी अलग है, लिमिट से नीचे हो तो पेनल्टी अलग है, तो वो 3 पेनल्टी आ जाती है उसमें। इसके बाद आता है सेक्शन नंबर 35। 34 में था क्रिमिनल लायबिलिटी, यहाँ पे है सिविल लायबिलिटी। बात वही है कि अगर कोई भी पर्सन है जिसने सिक्योरिटीज़ को सब्सक्राइब करा है ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉस्पेक्टस जिसके अंदर मिसलीडिंग स्टेटमेंट था या ओमिशन था, तो
और उसने कोई डैमेजेस या लॉस सस्टेन करा है, तो वो आपके ऊपर 447 के लिए मतलब क्रिमिनल लाइबिलिटी के लिए जा सकता है। और यहाँ पे भी पेनल्टी आपको 447 की ही लगेगी, लाइबिलिटी फॉर कंपनसेशन ऑफ डायरेक्टर्स, प्रमोटर्स एंड एक्सपर्ट। अगर हमने 245 आपको याद आ रहा हो, 245 में जब आप ऑपरेशन एंड मिसमैनेज 241 एंड 244 में जब आप ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट के लिए जाते थे, तो आप एक्सपर्ट्स के खिलाफ कहीं नहीं जा सकते थे या ऑडिटर के खिलाफ नहीं जा सकते थे। यहाँ पे आपके पास वो भी राइट है कि आप उनके खिलाफ भी एक एक्शन ले सकते हो। इस वजह से ये सेक्शन उससे थोड़ा सा अलग हो जाता है। नेक्स्ट इज सेक्शन नंबर 36। अब हमने देख लिया कि क्रिमिनल लाइबिलिटी आप पे आ सकती है, सिविल लाइबिलिटी आप पे आ सकती है अगर आप प्रॉस्पेक्टस में कुछ गलत इन्फॉर्मेशन या मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन देते हो तो। व्हाट इज़ 36? 36 इज पनिशमेंट फॉर फ्रॉडलेंटली इंड्यूसिंग पर्सन टू इन्वेस्ट मनी इन सिक्योरिटीज़। ये हमने पढ़ा हुआ है कि भाई हम कभी भी सिक्योरिटीज़ का इशू लाते हैं तो उसके अंदर हम कभी भी मिसलीडिंग मतलब किसी को इंड्यूस नहीं कर सकते कि आप हमारी सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कीजिए, हम आपको ये गिफ्ट देंगे, बोनस देंगे, ऐसा कुछ देंगे। आप ऐसा कुछ नहीं बोल सकते हैं। बट अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी, और पेनल्टी कहाँ की लगेगी? 447 की। इसके बाद आता है क्लास एक्शन सूट, सेक्शन 245। वो कह रहे हैं 245 के अंदर सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि कौन ले जा सकता है। हमने 241 244 में पढ़ा था, वहाँ कौन कौन थे? वहाँ सबसे पहले थे मेंबर्स, उसके बाद था सेंट्रल गवर्नमेंट, ट्रिब्यूनल, ये सब लोग थे। यहाँ पे कौन है? यहाँ पे वो कह रहे हैं देखिए मेंबर्स और एनी क्लास ऑफ देम, डिपॉजिटर और एनी क्लास ऑफ देम। सिर्फ यही 4 पार्टीज़ हैं जो लेके जाएंगी, इसके सिवा कोई और नहीं। इसके बाद आता है कि कितने मेंबर चाहिए हमें। आपने ये बोल दिया मेंबर, बट क्या एक मेंबर पूरे 1000 लोगों की क्लास को या 1000 क्या करोड़ लोगों की क्लास को लेके जा सकता है? वो बोले नहीं, हमने कुछ लिमिट बता रखी है। क्या लिमिट है? कह रहा सेक्शन नंबर 245 सबसेक्शन 3 क्लॉज आई सब क्लॉज ए, उसके अंदर लिमिट है कि जिस कंपनी की शेयर कैपिटल है उसके लिए, और सब क्लॉज बी में है जिस कंपनी की शेयर कैपिटल नहीं है उसके लिए। देखते हैं। कह रहे जिसकी शेयर कैपिटल है उसके मिनिमम 100 मेंबर्स या मिनिमम मेंबर्स जो 5% ऑफ टोटल मेंबर से कम ना हो, इन दोनों में से विच एवर इज़ लेस। बट पॉइंट इज ये जो 100 या 5% है ये फुली पेड होने चाहिए, और फुली पेड टू द एक्सटेंट जो तक कंपनी ने मांग रखा है। नॉट फुली पेड कि हाँ भैया कंपनी ने 5 रुपये मांगे लेकिन हम तब भी 10 दे दें, नहीं, कंपनी ने 5 मांगे आप 5 तक तो दो, ठीक है। इसके बाद आता है कि कंपनी की शेयर कैपिटल नहीं है तो कह रहे 1/5 ऑफ टोटल मेंबर, इतने अगर आप हो तो आप जा सकते हो, ठीक है। अच्छा, तो डिपॉजिटर के लिए क्या है? डिपॉजिटर के लिए 100 या 5% ऑफ टोटल विच एवर इज़ लेस, या फिर उतने डिपॉजिटर जितनों ने कंपनी से 5% ऑफ टोटल डिपॉजिट लेना है। फॉर एग्जांपल एक कंपनी ने 100 करोड़ का डिपॉजिट अगर उठा रखा है और इन 2 जनों से कंपनी ने 5 करोड़ ले रखा है, तो ये 5% हो गए, ये जा सकते हैं। अगर 4.5 करोड़ है तो ये 5% से कम है, ये नहीं जा सकते, ठीक है। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज NCLT रूल्स। अब इस चैप्टर में कौन कौन से NCLT रूल्स आ रहे हैं? हमने सेक्शन देख लिया कि मेजॉरिटी हमारा 37 है, जिसके अंदर 34, 35, 36 इन्वॉल्व है, और 245, 246 है। बट क्या इसमें कोई रूल्स है ऐसे जो हमें याद रखने हैं? वो कह रहे हैं इसमें 4 मेन रूल्स आते हैं, 84, 85, 86, 87। कौन कौन से हैं ये देखते हैं। 84 बोलता है राइट टू अप्लाई। राइट टू अप्लाई किस चीज़ का? सर हम क्लास एक्शन सूट पढ़ रहे हैं तो ये राइट टू अप्लाई ऑफ क्लास एक्शन सूट, ठीक है। सेकेंड 85 कंडक्टिंग ऑफ क्लास एक्शन सूट। उसके बाद 86 रूल ऑफ ऑप्ट आउट। ये क्या है? क्या ना नाम से ऐसा नहीं लग रहा कि आपने किसी चीज़ में पार्टिसिपेट करने के लिए फॉर्म फाइल कर दिया, अब आप कह रहे हो कि नहीं नहीं मुझे नहीं करना, तो ये कह रहे सेम वैसा है। अगर आपने बाई चांस पहले बोल दिया कि मेरे को क्लास एक्शन सूट में जाना है, बाद में आप बोल रहे हो कि नहीं जाना, तो ये उसका ऑप्ट आउट है। बट अभी हम आगे देखेंगे कि किसी ने नहीं बोला है कि मुझे जाना है और फिर भी वो ऑप्ट आउट का बोल रहा है, तब भी बोल सकता है, ठीक है। उसके बाद 87 पब्लिकेशन ऑफ नोटिस। पब्लिकेशन ऑफ नोटिस, जब आप क्लास एक्शन सूट के लिए जाएंगे तो आप एक नोटिस भी तो जाएगा ना पूरी पब्लिक को, पूरे जितने भी शेयर होल्डर्स होंगे, सिक्योरिटी होल्डर्स होंगे, स्टेक होल्डर्स होंगे, उन सबको पता तो होना चाहिए ना कि यार इस पार्टी के खिलाफ क्लास एक्शन सूट गया है। तो हो सकता है कि आपको भी उसका मेंबर बनना, मतलब उस
क्लास एक्शन सूट में पार्ट लेना हो या आपको उस क्लास एक्शन सूट से अभी हमने पढ़ा था ऑप्ट आउट करना हो, तो वो चीज़ इसमें आएगा, उस लिए नोटिस होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। इसके बाद अब रूल 84 में क्या लिखा है, कह रहा सबसे पहले तो एप्लीकेशन आप दोगे इन द फॉर्म NCLT 9। ठीक है, एप्लीकेशन किसको जाएगी, ट्रिब्यूनल को। ट्रिब्यूनल कौन है, NCLT, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। ठीक है, इसके बाद सेकंड पॉइंट इज़ कि कॉपी ऑफ एप्लीकेशन जो है वो कंपनी को भी जाएगी और अदर रिस्पोंडेंट्स को भी जाएगी। थर्ड चीज़ कह रहा लिमिट ऑफ मेंबर एंड डिपॉजिटर, वो रूल 84 में लिखी है एक्चुअली में, वो सेक्शन में नहीं है। सेक्शन कौन सा था वो, 245 सबसेक्शन 3 क्लॉज 1 और क्लॉज 2। ठीक है, 1 मेंबर्स के लिए, 2 उसके लिए क्या कहते हैं आपका डिपॉजिटर्स के लिए। 1A में कंपनी विद शेयर कैपिटल, 1B में कंपनी विदाउट शेयर कैपिटल। फिर इसके बाद है रूल 85 जो कि बोलता है कि अलॉन्गसाइड 245(4) अभी हमें आगे आएगा। इसमें क्या लिखा है, वेदर क्लास हैज़ सो मैनी मेंबर्स दैट ज्वाइनिंग दैम इज़ इनप्रैक्टिकेबल, कि क्लास में क्या इतने मेंबर हैं कि उन्हें ज्वाइन करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है या उनका अलग अलग केस लेना बहुत मुश्किल है, तो क्लास का साइज़ उस पर भी डिपेंड करेगा। उसके बाद वेदर क्वेश्चन ऑफ लॉ या क्वेश्चन ऑफ फैक्ट इन्वॉल्व है और वो कॉमन है क्लास के लिए। थर्ड पॉइंट जो रूल 85 में है कि जो क्लेम है या डिफेंस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है आर टिपिकल ऑफ क्लास, मतलब वो कह रहे हैं मान लीजिए जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो चाहता है कि भाई उसको मतलब उसको पैसा मिल जाए, लेकिन बाकी लोग चाहते हैं कि नहीं भाई, हमें चाहते हैं कि ये जो जिसने ये फ्रॉड किया है, जिसने मिसस्टेटमेंट करा है, वो जेल जाए। तो क्या दोनों का जो रिप्रेजेंटेटिव है और जो क्लास है क्या वो सेम चीज़ चाह रहे हैं, पहले तो ये देखो। अगर वो सेम चीज़ चाह ही नहीं रहे हैं तो वो रिप्रेजेंटेटिव कभी उस क्लास को रिप्रेजेंट कर ही नहीं पाएगा अच्छे से। मैं अगर आप लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि भाई मेरी सैलरी बढ़ा दो या मेरी इनकम बढ़ जाए, आप लोग चाहते हो कि भाई हमें एक अच्छा इन्वायरमेंट मिले, तो ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं पाएगा कि हम दोनों, मैं आपको अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाऊँ। एंड द लास्ट पॉइंट इज़ वेदर रिप्रेजेंटेटिव प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ द क्लास। भैया अगर आप उनका मतलब जो उनकी मांग है वही आप भी रख रहे हो, बट क्या आप उन्हें प्रोटेक्ट भी कर रहे हो, आप उन्हें बचाने की कोशिश भी कर रहे हो। ठीक है, वो भी देखा जाएगा। इसके बाद आता है रूल 85 सब रूल 2। ये क्या बोलता है, कह रहा है इन कनेक्शन विथ 245(4)(c). 245(4)(c) क्या है ये भी हम आगे पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 245 में, तब आपको समझ में आएगा। यहाँ मैंने बस कनेक्शन के लिए लिखा हुआ है। कह रहा वेदर एडमिटिंग इंडिविजुअली वुड क्रिएट अ रिस्क ऑफ, अगर हम इन्हें अलग अलग लेते हैं तो क्या उससे हमें ये रिस्क आ सकता है क्या, इनकन्सिस्टेंट और वेरिंग एडजुडिकेशन, कि एडजुडिकेशन में फ़र्क आ सकता है। जैसा मैं आपको पहले बता रहा था कि अगर बहुत सारे कोर्ट सेम केस को हैंडल करेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि सबका डिसीजन सेम ही आए, हो सकता है हर एक जज का अलग पर्सपेक्टिव हो उस सिचुएशन को देखने का और उनका डिसीज़न अलग आ जाए, लेकिन उससे तो फिर बहुत ज़्यादा केओस हो जाएगा। क्योंकि एक जज में मान लीजिए बोला कि पार्टी ए सही है, बी गलत है और बी को सज़ा मिलेगी, वहीं सेकंड जज ने बोल दिया कि पार्टी बी सही है, ए गलत है, तो ऐसे में कॉन्ट्रडिक्शन हो जाएगा और वो नहीं चाहते हैं हम ऐसा कुछ हो। सेकेंड चीज़, एडजुडिकेशन वुड बी डिस्पॉजिटिव ऑफ अदर मेंबर्स, अगर हम एडजुडिकेट कर लेते हैं केस अलग अलग तो बाकी मेंबर्स के साथ गलत हो जाएगा जो सिंगली मान लीजिए केस फाइल नहीं कर पा रहे हैं, कोई लिमिट आ रही है या कोई ऐसी मतलब उतने वो लाइबल नहीं है कि वो अपने को रिप्रेजेंट करके केस फाइल कर सकें किसी भी सिचुएशन की वजह से, तो उनके लिए गलत हो जाएगा। थर्ड चीज़, एडजुडिकेशन वुड इम्पेयर लाइबिलिटी ऑफ अदर मेंबर टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट, वही सेम चीज़ कि वो जो अदर मेंबर्स हैं उनके ऊपर ऐसी लाइबिलिटी आ जाएगी कि वो अपने मतलब इंटरेस्ट को नहीं प्रोटेक्ट कर पाएंगे। तो उनको बचाने के लिए हमें ये 3 फैक्टर्स देखने पड़ेंगे बेसिकली कि किस बेसिस पे हम ये केस को एक्सेप्ट करें एज अ क्लास एक्शन सूट, या हम इन केसेस को बोलें कि भाई नहीं आप इंडिविजुअली आइए। ठीक है, इसके बाद आता है रूल 86 रूल ऑफ ऑप्ट आउट। होता क्या है, सपोज करिए एक कंपनी है जिसके अंदर 1000 इक्विटी शेयर्स है, एज़ पर लिमिट अगर 100 इक्विटी शेयर होल्डर्स जा रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि हम पूरी क्लास के रिप्रेजेंट पे आए हैं, तो जो NCLT है वो मान लेगा कि 1000 के 1000 लोग ही मेरे सामने आए हैं। ठीक है, और वो 1000 के 1000 लोगों को ही पार्टी मान लेगा, पार्टी टू द केस। हो सकता है उसमें से कुछ शेयर होल्डर्स ऐसे हों जो ये चाह रहे हों कि भाई नहीं मुझे इस बंदे पे केस नहीं करना। मान लीजिए केस हो रहा है डायरेक्टर्स पे,
तो मान लीजिए 10 शेयर होल्डर ऐसे हैं जो बोल रहे हैं कि भाई हमें नहीं करना केस, लेकिन एनसीएलटी तो सीधे मुंह मान लेगा कि आप इस केस की पार्टी हैं। अगर आप चाहते हो कि आप इस केस की पार्टी ना रहो, आप चाहते हो कि आप अपनी कंसेंट वापस लो, तो आपको रूल ऑफ ऑप्ट आउट में जाना पड़ेगा और एनसीएलटी 1 फाइल करना पड़ेगा मेरे पास। आप मुझे एनसीएलटी 1 दोगे, उसमें आप लिख के दोगे, मतलब उसका पूरा फॉर्मेट होगा ऑब्वियसली, आप वो फाइल करके मेरे को सबमिट करोगे, जिसके अंदर मुझे पता लगेगा कि आप इस केस से बाहर होना चाहते हो। अब इसका बेनिफिट अभी आपको नहीं लग रहा होगा कि भाई 990 ने तो अभी भी फाइल कर दिया, बट अगर लिमिट की बात आ रही हो, लेट्स से कि क्लास में थे वही 1000 शेयर होल्डर्स, 100 ने पहले तो एग्री करा, लेकिन बाद में उन 100 में से 5 ने अपने को ऑप्ट आउट फाइल कर दिए, तो अब बचे 95 और केस वहीं पर दब जाएगा। ये चीज़ ठीक है। इसमें दूसरी चीज़ जो है, मेंबर्स ऑप्ट आउट मे क्लेम अगेंस्ट कंपनी ऑन इंडिविजुअल बेसिस अंडर एनी अदर लॉ। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये लिखी है, एनी अदर लॉ, मतलब अगर आपने यहाँ से ऑप्ट आउट कर भी लिया, आपने मान लीजिए कंपनीज एक्ट के सेक्शन नंबर 245 से ऑप्ट आउट कर लिया, तो क्या अभी भी आपके पास राइट है कि आप उन्हें सिविल केसेस में जाके स्यू कर सकते हो, या अगर क्रिमिनल है तो क्रिमिनल केस में जाके स्यू कर सकते हो? जी हाँ, आपके पास राइट है, बट कंपनीज एक्ट में अब आपके पास राइट नहीं बचेगा, 245 में अब आपके पास राइट नहीं बचेगा। बट 245 में तो आप पैसे भी नहीं जा सकते थे ना, क्योंकि आपने क्लास एक्शन सूट से मना कर रहे हो और आप अलग पार्टी हो। सो रूल 87, अभी हमें ये देखना है। ठीक है, रूल 87 में क्या आता है? रूल 87 में ये बोलता है कि ट्रिब्यूनल जो है एक पब्लिक नोटिस देगा, और वो देगा एनसीएलटी 13 में। पब्लिक नोटिस ट्रिब्यूनल 7 डेज़ में देगा। कब से? जब से उस पर एप्लीकेशन आया है, ठीक है। और वो वर्नैकुलर और इंग्लिश लैंग्वेज में देगा। वर्नैकुलर कौन सी? जहाँ पे स्टेट का, मतलब उस स्टेट में जिसमें कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है। इसके साथ साथ कंपनी की वेबसाइट, ट्रिब्यूनल की वेबसाइट, एमसीए की वेबसाइट, आरओसी की वेबसाइट, और अगर कंपनी लिस्टेड है तो स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे भी जाएगा। कंटेंट ऑफ नोटिस क्या होगा? लीड एप्लीकेंट कौन है, यहाँ देख लेते हैं। कंटेंट ऑफ नोटिस क्या होगा? लीड एप्लीकेंट कौन है, ग्राउंड ऑफ एप्लीकेशन क्या है, रिलीफ सॉर्ट क्या है, एप्लीकेशन बाय रिक्विजिट नंबर है या नहीं है, और एप्लीकेशन एडमिटेड बाय ट्रिब्यूनल आफ्टर कंसिडरिंग 245(4). 245(4) हमने पीछे भी देखा था कि आ रहा था रूल 85 के साथ में, तो अभी हम आगे देखेंगे। इससे हमें पता लग रहा है कि वहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ फैक्टर्स दिए हुए हैं जो ट्रिब्यूनल को कंसीडर करने पड़ेंगे। ठीक है, नाउ वी आर बैक टू द मेन पार्ट, सेक्शन 245। सो व्हाट इज सेक्शन 245 सिंह? 245(1), जो भी मेंबर हैं, डिपॉजिटर हैं, वो एप्लीकेशन दे सकते हैं ट्रिब्यूनल को अगर उन्हें लगता है कि कंपनी के जो अफेयर्स हैं वो प्रीजुडिशियल हैं। किससे? मेंबर से, कंपनी से, डिपॉजिटर से। और वो ये ऑर्डर्स के लिए ट्रिब्यूनल को रिक्वेस्ट कर सकते हैं। क्या? सबसे पहले तो कंपनी को रिस्ट्रेन करो। किस चीज़ से? अल्ट्रा वायरस एक्ट करने से। अल्ट्रा वायरस एक्ट कौन से होते हैं? वो एक्ट जो चार्टर डॉक्यूमेंट के बाहर होते हैं, यानी कि कंपनी के बेसिकली एमओए के ऑब्जेक्ट क्लॉज से बाहर अगर कंपनी कोई काम कर रही है तो उसे हम अल्ट्रा वायरस बोलते हैं। ठीक है। सेकेंड, फॉर ब्रीच ऑफ एनी प्रोविज़न ऑफ द एमओए। अगर आप एमओए या एओए के किसी प्रोविज़न को ब्रीच कर रहे हो तो उसे करने से रोको कंपनी को। थर्ड, फ्रॉम एक्टिंग ऑन सच रेजोल्यूशन। सी पॉइंट कौन सा है? ये वाला अभी हम करते हैं। डी, डूइंग एक्ट बियॉन्ड लॉ। लॉ के बाहर का कोई काम कर रहा है, लॉ को ब्रीच कर रहे हो तो उसे करने से रोको। और या फिर एफ, डूइंग एनी कॉन्ट्रारी टू रेजोल्यूशन पास्ट। कंपनी ने पास्ट में कोई रेजोल्यूशन पास किया था, अब कंपनी उसके कॉन्ट्रारी कोई काम करना चाह रही है। कॉन्ट्रारी मतलब उसके अपोजिट में, उसके अगेंस्ट में। ठीक है। अभी हमने ये डी वाले पॉइंट में पढ़ा था कि सी पॉइंट में कुछ काम लिखा है, कंपनी वो कोई काम करना चाह रही है, उसे करने से रोको। सी में क्या है? टू डिक्लेयर अ रेजोल्यूशन ऑल्टरिंग एमओए एओए एज वॉइड इफ रेजोल्यूशन पास्ड बाय सप्रेशन ऑफ मटेरियल फैक्ट्स। अगर कंपनी ने कोई मटेरियल फैक्ट को सप्रेस करा है और वो सप्रेशन की वजह से वो ये चाह रहे हैं कि हम अपने चार्टर डॉक्यूमेंट्स को ऑल्टर कर सकें, तो ऐसे किसी रेजोल्यूशन को पहले तो रोको। और अगर नहीं रुक रहा है तो डी पॉइंट में कंपनी को ये काम करने से आप रोको, ऐसा कोई रेजोल्यूशन पे एक्ट करने से आप रोको। मान लीजिए पहले तो मेंबर्स जा रहे हैं कि भाई ये रेजोल्यूशन ही पास मत होने दो, हो गया है। अब
ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इस रेजोल्यूशन पास तो हो गया, अब इस रेजोल्यूशन को आप कैंसिल कर दो। हम तो कर नहीं सकते, आप कर सकते हो, ठीक है। जी पॉइंट, टू क्लेम डैमेजेस फॉर फ्रॉम और अगेंस्ट, ठीक है, कंपनी या डायरेक्टर फॉर एनी अनलॉफुल और फ्रॉडुलेंट एक्ट। अगर कोई फ्रॉडुलेंट एक्ट या अनलॉफुल एक्ट करा है तो कंपनी या डायरेक्टर से आप डैमेजेस मांग सकते हैं। ऑडिटर या उसकी फर्म से भी मांग सकते हैं मिसलीडिंग स्टेटमेंट देने की वजह से, या कोई एक्सपर्ट है या एडवाइज़र है जिसने कोई मिसलीडिंग कोई बात बताई है, उसके भी मांग सकते हैं। पॉइंट नंबर एच, वेरी गुड, टू सीक एनी अदर रेमेडी और डीम गुड बाय ट्रिब्यूनल, एज डीम गुड बाय ट्रिब्यूनल। तो अगर आपको हमारी रिक्वेस्ट ठीक नहीं लग रही है तो जो आपको ठीक लग रहा है वही दे दो सरकार। देन इट्स रूल 245(2) में बोलते हैं कि डिपॉजिटर या मेंबर जो हैं अगर वो डैमेज सीक कर रहे हैं फ्रॉम ऑडिट फर्म तो लाइबिलिटी ऑफ फर्म और ऑल मेंबर्स दोनों की इन्वॉल्व हो जाएगी इन मेकिंग मिसलीडिंग स्टेटमेंट। यानी कि उस फर्म में जितने भी मेंबर्स हैं जिन्होंने वो मिसलीडिंग स्टेटमेंट बनाने में काम करा है, जो इन्वॉल्व थे, उन सब पे लाइबिलिटी आ जाएगी, साथ ही साथ फर्म पे तो आएगी ही क्योंकि वो उसके मेंबर हैं। रूल 87 वैसे तो हमने देख लिया था बट इसमें एक आधा पॉइंट बचा है शायद, कि कंटेंट ऑफ नोटिस में क्या क्या और जाएगा। डेट एंड टाइम ऑफ हियरिंग जाएगी, रिप्रेजेंटेशन का टाइम जाएगा, ऑप्ट आउट डेट जाएगी अगर कोई है तो। ऑप्ट आउट के लिए फॉर्म कौन सा था? NCLT 1। लेट्स चेक वेदर इट्स NCLT 1 और नॉट। यस, इट्स NCLT 1, ठीक है। और जो कह रहे हैं कॉस्ट फॉर नोटिस की कॉस्ट बाद में ट्रिब्यूनल किससे बेयर करेगा? कह रहा है बॉर्न बाय एप्लीकेंट होगी और रियम्बर्स बाय कंपनी या पर्सन रिस्पॉन्सिबल। अगर तो एप्लीकेंट केस जीतता है और कंपनी की गलती निकलती है तो कंपनी को बाद में रियम्बर्स करना पड़ेगा, बट अगर कंपनी केस जीत जाती है और एप्लीकेंट ने फर्जी केस फाइल किया होता है तो भाई एप्लीकेंट की जेब से गया है, कोई दिक्कत नहीं। नाउ इट्स सेक्शन 245(3) जिसमें नंबर ऑफ मेंबर्स लिखा जो हमने पहले पढ़ लिया है। 245(4) यही हम इतनी देर से देख रहे थे जिसमें रूल 45 का जिक्र आ रहा है। क्या है ये? कह रहा फैक्टर्स कंसीडर्ड बाय ट्रिब्यूनल बिफोर टेकिंग एन अपील। कौन कौन से फैक्टर्स ट्रिब्यूनल को कंसीडर करने पड़ेंगे? सबसे पहला, वेदर मेंबर और डिपॉजिटर्स एक्टिंग इन गुड फेथ, क्या वो गुड फेथ में कर रहे हैं या उनकी खुद की कोई इल विश है। बी, एविडेंस शोइंग इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनी पर्सन अदर देन डायरेक्टर और ऑफिसर ऑफ द कंपनी। अदर देन डायरेक्टर और ऑफिसर कौन आ गया? एक्सपर्ट, ऑडिटर फर्म, ये सब। सी, वेदर द कॉज ऑफ एक्शन इज सच दैट द डिपॉजिटर और मेंबर कुड परजर्व थ्रू हिज ओन राइट अदर देन अंडर 245, कुड परस्यू, सॉरी इट्स परस्यू नॉट प्रिजर्व। कह रहे हैं कि 245 के सिवा क्या मेंबर और डिपॉजिटर जो हैं वो खुद परस्यू कर सकते हैं इस केस को ऑन देयर इंडिविजुअल बेसिस? ये 245 में आना ही नेसेसरी है। फोर्थ पॉइंट, डी पॉइंट, व्यू ऑफ मेंबर्स दैट हैव नो पर्सनल इंटरेस्ट इन मैटर बीइंग प्रोसीड अंडर दिस सेक्शन। वो मेंबर्स का क्या जिनका भाई जो एक शेयर लेके घर पे बैठे हैं, जिनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा, उनका क्या? ऐसे हो सकता है बहुत ज़्यादा मेंबर्स हो तो नंबर ऑफ, अभी आपको एक शेयर सुन के कम लग रहा हो बट जब अमाउंट बाद में सामने है तो बहुत बड़ा हो तो फ़र्क पड़ सकता है। वेदर कॉज ऑफ एक्शन इज़ एन ओमिशन और एक्ट येट टू अकर, एक्ट वुड बी और वुड लाइकली टू बी अकर, ठीक है। कह रहा कॉज ऑफ एक्शन कुछ ऐसा है जो या तो ओमिशन है या समथिंग दैट इज़ येट टू अकर, होने वाला है अभी, या एन एक्ट कुड बी और वुड लाइकली टू बी, मतलब या तो हो सकता है या होगा ही होगा, ऐसा है, समथिंग हुआ नहीं है, हो जाएगा। और आगे देखिए क्या बोल रहा है, ऑथराइज बाय कंपनी बिफोर इट अकर्स, रेटिफाइड बाय कंपनी आफ्टर इट अकर्स। क्या कंपनी ने पहले उसे रेटिफाई करा बाद में होने के बाद, या ऑथराइज करा पहले होने से पहले, कुछ ऐसा है। लास्ट पॉइंट, वेदर कॉज ऑफ एक्शन हैज़ अकर्ड एंड इज़ लाइकली टू बी रेटिफाइड बाय द कंपनी। क्या कंपनी उसे बाद में रेटिफाई करने वाली है?
अगर कंपनी बोलती है कि ठीक है भाई हम अपनी गलती सुधार लेंगे, तो कंपनी को हम फिर फ्रॉड ये सब बहुत तगड़ी सज़ा नहीं देंगे। तो हम कंपनी को एक माइनर सी वार्निंग देंगे, एक माइनर सी सज़ा देंगे और छोड़ देंगे। क्योंकि कंपनीज एक्ट हमारा एक कंपनी को रेगुलराइज करने का, कंपनी को चलाने का सेक्शन है, वो पेनल्टी सुनाने के लिए नहीं बैठा हुआ। ठीक है, सज़ा देंगे बट इतनी हार्श नहीं होगी जितनी अगर कंपनी अपनी गलती ना सुधारे तो होगी। 245(5) एप्लीकेशन एक्सेप्टेड। ठीक है, अब इसके बाद ट्रिब्यूनल क्या करेगा? कह रहा है ट्रिब्यूनल शैल गिव पब्लिक नोटिस। रूल 87 में हमने देखा था NCLT फॉर्म 13, 11 में, सॉरी 1 में ऑप्ट आउट था। वॉज इट फॉर्म 13 और फॉर्म 11? वी हैव टू चेक। इट इज NCLT 13। ठीक है। B, all similar applications should be consolidated and depositor/member to choose the lead applicant। सिंपल सी चीज़, ट्रिब्यूनल बोलेगा कि भाई साहब हमने आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर ली है, जो हमारे पे 20-30 तरीके की और ऐसी एप्लीकेशन आई थी आप ही के सारे मेंबर्स की या डिपॉजिटर्स की, हमने वो भी कंबाइन कर दी हैं। अगर डिपॉजिटर की आई थी तो डिपॉजिटर के साथ, मेंबर की आई थी तो मेंबर के साथ, अलग अलग ही होंगी, इन दोनों को मर्ज नहीं करेंगे। अब आप अपने में से लीड एप्लीकेंट चुनो, आप अपने में से अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनो। अगर तो मेंबर या डिपॉजिटर अपनी क्लास का चुन लेते हैं लीड रिप्रेजेंटेटिव तो ठीक है, नहीं तो वो ट्रिब्यूनल को रिक्वेस्ट करेंगे कि माई बाप हम तो नहीं चुन पा रहे हैं, आप ही हमारे लिए चुन दीजिए। C पॉइंट, टू क्लास एक्शन सूट नॉट अलाउड साइमल्टेनियसली, कि एक पॉइंट पे आप 2 CAS नहीं चला सकते हो किसी एक पर्सन के खिलाफ। 245D, कॉस्ट जो भी होगी एप्लीकेशन की वो या तो कंपनी बॉर्न करेगी या कोई अदर पर्सन रीजनेबल है, मतलब अदर पर्सन रिस्पॉन्सिबल है तो वो बॉर्न करेगा। मैंने यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, रीजनेबल लिखा हुआ है, पता नहीं क्यों, रिस्पॉन्सिबल आएगा। ठीक है। देन इट्स 245(6), ऑर्डर ऑफ ट्राइब्यूनल शैल बी बाइंडिंग ऑन ऑल। ठीक है, सिंपल है, ट्रिब्यूनल का ऑर्डर तो सारी पार्टीज़ को मानना ही पड़ेगा। इसके बाद आता है पेनल्टी 245(7) में, फॉर नॉट कंप्लाइंग ट्रिब्यूनल ऑर्डर। 245(6) में ट्रिब्यूनल का ऑर्डर आया जो सब पे बाइंडिंग था, लेकिन अगर फिर भी कोई अभी नहीं मानता है, तो अगर कंपनी नहीं मानती है तो 5 से 25 लाख की पेनल्टी है, और कोई पर्सन नहीं मानता है विच इज़ जनरली ऑफिसर इन डिफ़ॉल्ट, नहीं मानते हैं तो वो अप टू 3 ईयर के लिए जेल जा सकते हैं और 25,000 से 1 लाख तक की उन्हें पेनल्टी मिल सकती है, और यहाँ पे एंड है और नहीं। 245(8) फ्रिवलस एप्लीकेशन, अगर कोई मान लीजिए कोई पर्सन है वो बेमतलब में एप्लीकेशन दे रहा है, झूठा नाम लगाने के लिए दे रहा है, डेफेमेशन करने के लिए दे रहा है, कंपनी का नाम डिफेम करने के लिए, तो उसके खिलाफ क्या पनिशमेंट होगी या क्या स्ट्रिक्ट एक्शन लेगा ट्रिब्यूनल वगैरह। सबसे पहले तो ट्रिब्यूनल एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देगा और वो एप्लीकेंट को बोलेगा कि भाई अपोजिंग पार्टी को 1 लाख रुपए तक आपको पे करना पड़ेगा, क्योंकि आपने उनकी इमेज ख़राब करी है, यहाँ पे आपको पे करना पड़ेगा। क्या अगर सपोज़ कीजिए मिस्टर ए हैं, उन्होंने एक कंपनी पे झूठा 245 का केस लगा दिया, तो क्या वो सिर्फ ये 1 लाख रुपए दे के उस कंपनी की इमेज को ख़राब कर लेगा, या कंपनी पे कहीं और बचने का राइट है? बिल्कुल है सर, कंपनी डेफेमेशन का केस फाइल करेगी। अब वो तो डिपेंड करेगा ना उसने कितनी बड़ी इमेज को डिफेम किया है। अगर कंपनी मान लीजिए टाटा जैसी है, रिलायंस जैसी है, उसने उनकी इमेज को डिफेम किया है, तो उस पर एक हाई पेनल्टी लगेगी और उसे वो पे करना पड़ेगा। 245(9), नॉट दिस सेक्शन विल नॉट अप्लाई ऑन बैंकिंग कंपनी। बैंकिंग कंपनी के खिलाफ आप क्लास एक्शन सूट फाइल नहीं कर सकते। So our next topic is clubbing of similar application, clubbing of similar application and bar on future litigation। इस सेक्शन में देखिए क्या लिखा है, कह रहा similar facts in suit filed in different domains against the same defendant makes sense to combine them all। ठीक है, अगर भाई सिमिलर फैक्ट्स हैं, सिमिलर पर्सन के खिलाफ है, तो आप उसे कंबाइन कर दीजिए ना, क्लास एक्शन सूट बना दीजिए। आपको क्यों अलग अलग जगह पे अलग अलग कोर्ट्स का टाइम वेस्ट करना है, अलग अलग डिसीजन का वेट करना है? एक जगह आएगा, जल्दी आपको रेजोल्यूशन मिलेगा, हर एक पार्टी के लिए रेजोल्यूशन आ जाएगा, जल्दी आ जाएगा, पैसा भी कम लगेगा।
ठीक है, वो कह रहा है इट रिजल्ट इन एफिशिएंसी ऑफ जुडिशरी एज इट वुड सेव प्रेशियस टाइम। ऑब्वियसली जजेस का टाइम बचेगा तो वो मेन केसेस पे ज़्यादा टाइम दे पाएंगे, आपके केस पे भी इवन ज़्यादा टाइम मिलेगा। सेक्शन नंबर 245 भी देखिए यही बोलता है कि सर केस क्लब कर दो ना इंडिया में, ठीक है। अब ये आता है मेन चीज़, क्लास एक्शन सूट एंड रिलेटेड लॉज इन इंडिया। इंडिया के अंदर क्या सिर्फ कंपनीज एक्ट ही है जो क्लास एक्शन सूट की बात करता है या कोई और एक्ट भी हैं? तो सबसे पहला तो आता है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। इसमें क्या बोला है, कह रहा प्रोवाइड्स फॉर रिप्रेजेंटेटिव सूट्स वेयर वन और मोर पर्सन कैन स्यू ऑन बिहाफ ऑफ दोज हैविंग कॉमन इंटरेस्ट। कॉमन इंटरेस्ट अगर आपका है तो हम आपके खिलाफ पे ये केस फाइल कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे भी सेम पर्सन से सेम दिक्कत है, सामने वाली पार्टी को भी सेम पर्सन से सेम दिक्कत है, हम लोग चाहते भी सेम चीज़ें हैं, रेमेडी भी सेम मांग रहे हैं, तो एक साथ केस फाइल कर लेंगे, क्लब कर लेंगे हमारे केस को, ठीक है। सेकंड, अंडर कंपनीज एक्ट हमने पूरा पढ़ लिया है, 245 पढ़ लिया, 37 पढ़ लिया, 34 पढ़ लिया, 35 पढ़ लिया, 36 पढ़ लिया, रूल पढ़ लिए, 84, 85, 86, 87, तो वो सब है इसमें। इसके बाद थर्ड आता है कॉम्पिटिशन एक्ट 2002। सूट में बी फाइल टू चैलेंज एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स एंड मार्केट पोजीशंस, ठीक है। मार्केट पोजीशंस को चैलेंज करने के लिए, एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स को चैलेंज करने के लिए आप क्लब सूट भी फाइल कर सकते हो। एंड लास्ट इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। अभी इसके खिलाफ मतलब इस पॉइंट पे हम एक आगे पूरा एक पैराग्राफ पढ़ेंगे जो हमारे पेपर के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। अ कंज्यूमर मे फाइल एन एप्लीकेशन ऑन बिहाफ ऑफ अदर कंज्यूमर्स इन अ कंज्यूमर कोर्ट। तो आप बाकियों के खिलाफ भी फाइल कर सकते हो, बट अभी हम आगे देखेंगे कि नए कंज्यूमर एक्ट यानी कि कंज्यूमर एक्ट 2019 ने कैसे इस चीज़ को थोड़ा सा रेस्ट्रिक्ट कर दिया है। नेक्स्ट इज प्रॉब्लम्स विद वेरियस लॉज, आई वुड से वेरियस व्हाट ठीक है। सबसे पहला है रिप्रेजेंटेटिव क्लास। A person who approaches the court need to represent adequate portion of class। अब ये adequate portion of class क्या है, वहीं पे आप देखो हमें कंपनीज एक्ट ने तो बता दिया कि adequate class क्या है, कि भाई 10% आ जाओ, ठीक है, 1/10 आ जाओ, 1/5 आ जाओ, ये सब अलग अलग क्लास उन्होंने दे दिए। यहाँ पे बाकी किसी एक्ट ने कभी बताया ही नहीं है कि adequate class क्या है। फॉर एग्जाम्पल अभी यहाँ पे हमें एक एग्जाम्पल भी आएगा, वो देखेंगे। सबसे पहले एक केस देखते हैं जिसमें NCDRC ने had said it would not permit a case if only 10 persons out of a class of 100 wish to litigate. They argue that if they accept the case, the other 90 would file individual complaints or file on behalf of other class। ठीक है, वो बोलते हैं कि अगर 100 जनों की क्लास है और उसमें से 10 जने आके केस फाइल कर रहे हैं तो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। नाउ इमेजिन दिस, अगर यहाँ पे 10% को मना कर रहे हैं, बट इफ़ अ क्लास इज़ ऑफ लेट्स से 10 मिलियन, 1 मिलियन लोग आपके पास आके एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं, 1 मिलियन, तब भी आप मना कर दोगे? क्योंकि यहाँ पे आप 10% को मना कर रहे हो, वहाँ पे अगर आप 10% को हाँ बोल दोगे तो आपका प्रोपोर्शनेट तो आप गलत ही कर रहे हो। यह आया था अमरीश कुमार शुक्ला वर्सेस फेरस इंफ्रा के केस में। सेकेंड चीज, वन कुड आर्ग्यू दैट द अदर 90 कुड ऑलवेज ऑप्ट आउट एज द कोर्ट कुड क्लब द केस इफ 2 क्लास एक्शन सूट आर इनिशिएटेड। भाई क्लास एक्शन सूट अगर आपको मान लीजिए जो पार्टीज़ हैं वो बोल रही है कि नहीं यार हमें नहीं फाइल करना, हम बाकी बचे हुए 90 हैं या हम बाकी बचे हुए 9 मिलियन हैं, तो आप ऑप्ट आउट कर लो। दो 9 मिलियन के लिए ऑप्ट आउट करना बहुत बड़ा बात है, बट यार 1 मिलियन अगर केस फाइल कर रहे हैं तो आप एक्सेप्ट नहीं करोगे। ठीक है, आई एम जस्ट अ टीचर ऑन यूट्यूब। A new Consumer Protection Act 2019, ठीक है, अनलाइक प्रीवियस विच परमिट अ क्लास टू इनिशिएट अ केस बिफोर कंज्यूमर कमीशन। पहले में आप डायरेक्ट कंज्यूमर कमीशन को केस फाइल करते थे, भले वो रिप्रेजेंटेटिव वो भले आपके खिलाफ एक ऑर्गेनाइजेशन फाइल कर रही है आपके फेवर में, सॉरी, ठीक है। अब वो कह रहा है 2019 इस्टेब्लिश करा है एक न्यू रेगुलेटर CCPA, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। अब जो CCPA है वो प्रोटेक्ट करता है राइट ऑफ कंज्यूमर्स को। A complaint relating to violation of consumer right is forwarded to CCPA। अब वो डायरेक्ट आप जो है वो
कंज्यूमर कमीशन को फाइल नहीं कर सकते, आपको पहले सीसीपीए को फाइल करना पड़ेगा और उसे दिखाना पड़ेगा कि हाँ भाई हमारे साथ गलत हुआ है। अगर सीसीपीए को लगेगा कि गलत हो रहा है या गलत इसमें लग रहा है हमें प्राइमा फेसी, तभी वो केस को आगे फॉरवर्ड करेंगे, वरना वो केस आपका वहीं दब जाएगा। देखो आगे, विच देन कंडक्ट्स प्रीलिमिनरी इंक्वायरी। आपका केस सीसीपीए को जाएगा, सीसीपीए प्रीलिमिनरी इंक्वायरी करेगा, ठीक है, टू सी इफ़ अ प्राइमा फेसी केस एग्जिस्ट और नॉट। प्राइमा फेसी आपका केस बन रहा है या नहीं, एंड देन इंस्ट्रक्ट फॉर एन इन्वेस्टिगेशन टू बी कंडक्टेड। अगर उसे लगेगा कि भाई प्राइमा फेसी है, तभी वो इन्वेस्टिगेशन के लिए बोलेगा। दिस टुक अवे द पावर ऑफ इंडिविजुअल टू इनिशिएट क्लास एक्शन। अब भाई क्लास एक्शन की पावर तो गई, क्योंकि अगर हम क्लास एक्शन पहले करते तो हम एक क्लास जाती, ठीक है, रिप्रेजेंट करके जाते, बट हम यहाँ पे खुद को ही रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं, हम क्लास को क्या करेंगे। द डिफिकल्टी ऑफ पब्लिक मैनेजमेंट नाउ impact process in consumer grievance. Person who have suffered harm and are now supplicant before the regulator, requesting it to enforce consumer law. Several steps have been added which led to lesser filing of class action suit. बहुत सारे स्टेप्स ऐसे ऐड हो गए हैं जिसकी वजह से क्लास एक्शन सूट कम हो गया है, क्योंकि जो बंदे ने सफ़र करा है वही अपना केस नहीं फाइल कर पा रहा, वो रेगुलेटर को गिड़गिड़ा के बोल रहा है कि भाई मेरा केस एक्सेप्ट कर लो। रेगुलेटर कर ही नहीं रहा, क्योंकि रेगुलेटर बोल रहा है मेरे को प्राइमा फेसी नहीं लग रहा, या रेगुलेटर तक आपकी एप्लीकेशन पहुंच ही नहीं रही, सीसीपीए बीच में खा जा रहा है, ठीक है। टू अचीव अ साउंड लॉ ऑन क्लास एक्शन, 2 चेंजेस आर टू बी बॉट। अगर हमारे केस में कहीं आता है तो हमें ये चीज़ लिखनी पड़ेगी। क्या? सबसे फर्स्ट, law to prescribe as to what constitute an adequate portion of the class to approach a court। हमें कंपनीज एक्ट ने बताया है, बाकी किसी और लॉ ने नहीं बताया, हमें बाकी लॉ से भी जानना पड़ेगा। 29 में आपका लॉ आया है, आपको उसके अंदर तो बताना चाहिए ना कि एक क्लास कितनी है। वो बात हम आपकी समझ रहे हैं कि आप कंपनीज मतलब ठीक है, कंपनीज एक्ट में हम रजिस्टर ऑफ मेंबर में देख सकते हैं कि कितने हमारे पे मेंबर है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में हम ये कोई लिस्ट थोड़ी है हमारे पे जो हम देख लेंगे कि अच्छा इतने मेंबर हैं, इतने आ गए हैं, बट एक फिर भी क्लास आपको बतानी पड़ेगी। सेकंड चीज़, न्यू लॉ कुड गिव क्लैरिटी एज टू व्हाट कॉन्स्टिट्यूट अ प्राइमा फेसी वायलेशन। आपने ऊपर बता दिया कि सीसी पे चेक करेगा प्राइमा फेसी है या नहीं है। प्राइमा फेसी का मतलब क्या, प्राइमा फेसी कॉन्स्टिट्यूट करेगा क्या नहीं करेगा वो तो बताओ। जब तक ये क्वेश्चन क्लियर नहीं होंगे तब तक हमें कभी इसका आंसर मिल नहीं पाएगा, ठीक है। लास्ट टॉपिक है हमारा और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 241 और 245 के बीच में डिफरेंस। हमारे मॉड्यूल में ये कुछ इस टाइप से दिया हुआ है, जिसमें लास्ट पॉइंट है रीमार्क्स का। अब इन्होंने रीमार्क्स के अंदर कुछ नहीं दिया, यहाँ जो दोनों पॉइंट हैं उसको बस एक लाइन में एक्सप्लेन कर रखा है, तो मैंने इस वजह से ये लिखा नहीं है। तो आप लोग भी बस समझ लो, पेपर में कभी आएगा तो आप आराम से वहाँ पे लिख पाओगे, ठीक है। फर्स्ट थिंग, हु कैन अप्लाई। हमें पता है कि भाई 241 में मेंबर्स करते हैं, 245 में मेंबर और डिपॉजिटर दोनों पे राइट है। अब हम 241 में ट्रिब्यूनल सीजी ये नहीं लिख रहे हैं, वो अथॉरिटीज़ आ जाती हैं, ठीक है। व्हेन कैन अप्लाई, कब अप्लाई करोगे। कह रहा मैनेजिंग जो है या अफेयर्स ऑफ कंपनी है वो प्री जुडिशियल है, कंपनी के इंटरेस्ट से, मेंबर के इंटरेस्ट से या डिपॉजिटर के इंटरेस्ट, ये हमने पढ़ा था 245(1) में। 241 में कब हमको अप्लाई करते थे, जब अफेयर्स ऑफ कंपनी आर प्री जुडिशियल टू कंपनी मेंबर्स या पब्लिक इंटरेस्ट, इनसे होता था तब। पावर ऑफ सीजी क्या है, कह रहा इफ़ अफेयर्स प्री जुडिशियल टू पब्लिक इंटरेस्ट, तो सीजी भी अप्लाई कर सकती थी, मैंने आपको ऊपर बताया। यहाँ पे ऐसा ही सीजी के पास कोई राइट नहीं है, यहाँ पे सिर्फ मेंबर और डिपॉजिटर के पास ही राइट है। इंक्लूजन ऑफ ऑडिटर एंड कंसल्टेंट, ऐसा कोई राइट नहीं था 241 में, हमने ऐसा कुछ नहीं पढ़ा, बट यहाँ हमने पढ़ा है कि रिलीफ उनसे भी ले सकते हो आप। कोई पब्लिक नोटिस नहीं जाता है 241 में, यहाँ पे NCLT 13 में पब्लिक नोटिस है। एंड द लास्ट चीज इज कंसोलिडेशन ऑफ एप्लीकेशन। ट्रिब्यूनल यहाँ पे कंसोलिडेट कर सकता है, तभी तो इसका नाम क्लास एक्शन सूट है ना, रिप्रेजेंटेटिव एक्शन सूट है। आपकी रिप्रेजेंट कर रहा है कोई एक बंदा पूरी क्लास को, पूरी क्लास का एक साथ हो रहा है, तो आपके केस को कंसोलिडेट कर सकते हैं, बहुत सारे केस को मर्ज कर सकते हैं। 241 में ऐसा कुछ नहीं था, आप इंडिविजुअल केस फाइल करना चाहो इंडिविजुअल कर सकते हो, साथ में करना चाहो साथ में कर सकते हो, बट मर्ज नहीं होगा केस। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। थैंक यू।
तो यार बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब अगर तुम लोग को वीडियो पसंद आई ना तो यार लाइक मारो, कर दो यार।